आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। ठीक है जी। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। रेजिस्टेंस भी आ गया था हम लोग के यहाँ। अब बात था कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। टॉपिक हम लोग का फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो रेसिस्टेंस हम लोग समझ पाए थे पहले कि जो कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए बहुत कम जगह बचा होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए बहुत ही कम जगह बचा होता है, क्योंकि वो सॉलिड मटेरियल है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना पड़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव में, फास्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी। हम लोग समझ पाए होंगे अब तक का कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो रास्ते में टकराता रह रहा है, वो कंडक्टिंग मेटेलिक एटम से बार बार टकरा जा रहा है। ये टकराहट को हमने क्या कहा था? रेसिस्टेंस। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनका टकराहट हो जा रहा है। कंडक्टिंग मटेरियल के जो एटम्स हैं जो कर्नल बन गए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, उनसे इलेक्ट्रॉन का टकराहट हो रहा है। वो टकराहट, वो ऑब्स्ट्रक्शन ही क्या कहलाता है हम लोग के लिए? रेसिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पहले डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर जी? लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर। फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे डिपेंड कर रहा है? इस ढंग से कि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। कैसे? यदि ये कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जिसे मूव करके जाना है, इधर की ओर जाएगा, पहुंचता पहुंचेगा, तो यदि हमारे वायर का लंबाई छोटा है, हमारे कंडक्टर का लंबाई छोटा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन की जो मात्रा होगी वो कम ही पार करनी पड़ेगी, कम ही ऑब्स्ट्रक्शन को सामना करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। ये तार की लंबाई ज्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन का, रुकावट का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। यदि रुकावट का सामना ज्यादा करना पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है जी। लंबाई कम यानी कि रुकावट कम तो रेजिस्टेंस भी कम, लंबाई ज्यादा तो रुकावट भी ज्यादा यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरी बात किस पर डिपेंड कर रहा है कंडक्टर का रेजिस्टेंस? एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया की कैसे रिलेशन है जी? एरिया के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एरिया कहिए चाहे थिकनेस कहिए, एरिया कहिए चाहे थिकनेस कहिए, एक ही बात है। उसके साथ कैसा संबंध है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि तार मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तार यदि मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तार यदि पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये प्रैक्टिकली सोच के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए सोचकर तो अच्छा लग नहीं रहा है, पर फिजिक्स ऐसे ही है। ठीक है ना, कि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा है और मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। इसके लिए हम ये बोलना चाहेंगे आप लोग को कि ये हमारा वायर हो गया, ये हमारा वायर हो गया, और ये पेरीफेरल पार्ट हो गया, ये पेरीफेरल पार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पेरीफेरल पार्ट से होता है, कोर वाले पार्ट से नहीं होता है। तार के पेरीफेरल पार्ट से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने में आ रहा है, कोर वाले पार्ट से, कोर वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब बात आती है कि तार मोटा होगा, ये तार मोटा होगा तो क्या बात होगा? पेरीफेरी में का जो मेजरमेंट होगा ज्यादा होगा। ठीक। यदि करंट को याद आ रहा हो, आई बराबर क्यू अपॉन टी मैंने कहा था, मैंने एन अपॉन टी कहा था, तो मैंने कहा था कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जा रहे हैं तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जा रहे हैं, इसी बात का मेजरमेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक। तो पतले तार का पेरीमीटर कम होगा, पतले तार का पेरीमीटर जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कम ही दे पा रहा होगा।
और मोटे तार का जो पेरिफेरी होगा क्या ज्यादा होगा, और पेरिफेरी से इलेक्ट्रॉन आने हैं, कोर से इलेक्ट्रॉन नहीं आने हैं। इसकी वजह से तार मोटा होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और तार पतला होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे हम लोग, इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमें क्या मिलेगा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। फिर इसका रूल है प्रोपोर्शनल हटेगा तो वहां बराबर लगेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, रो, ये प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक, ये कंडक्टिंग मटेरियल का टेंडेंसी है, दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, रेसिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल की टेंडेंसी है। ये फॉर्मूला हो गया हम लोग के लिए, इस पे लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी की बेसिस हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो ये दो फैक्टर है जिन पर डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। एक तीसरा भी फैक्टर है, इसका नाम है क्या चीज, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और उसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्लास 12th में आने वाला हम लोग के यहाँ। ठीक ना जी, उसके पहले नहीं बताया जा सकता है, क्लास 12th में ही जो रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पढ़ने को आएगा तो हमें बताया जाएगा कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। अभी समझाया जा सकता है, अभी समझाया जा सकता है कि मान लीजिए कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ये हमारा फिर इलेक्ट्रॉन हो गया पार्टिकुलर, एक इलेक्ट्रॉन हो गया पार्टिकुलर, और ये आ रहा है इससे टकराएगा, इस टकराहट को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। तो जब बात 20 डिग्री सेंटीग्रेड की है तो मान लो इसका ऑसिलेशन हो रहा होगा थोड़ा बहुत टू और थोड़ा बहुत फ्रो, तो इतने ही एरिया में, इतने ही एरिया में, कम एरिया में ही ऑसिलेट होकर ये इलेक्ट्रॉन का अपोज कर रहा होगा। पर टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, इस पार्टिकुलर कर्नेल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में ये पार्टिकुलर एटम टू फ्रो मूव करना क्या करेगा, ज्यादा चालू कर देगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन का अपोजमेंट क्या ज्यादा मात्रा में होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर amplitude of oscillation of atom of conducting material increases, due to which they begin to create obstruction to a larger extent than before. मैटर की स्टडी के हिसाब से कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो उसके पार्टिकल्स मोशन में ही है। गैस के पार्टिकल्स काफी ज्यादा मोशन में होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स से कम मोशन में होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स भी मोशन में होते हैं, बस केवल वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। और जो रूम टेम्परेचर की बात है तो ऑसिलेशन कम ही होगा, ऑसिलेशन कम होगा तो आर इलेक्ट्रॉन का अपोजमेंट कम ही एरिया में करने पाता होगा मूव करके। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था ये पहले 20 डिग्री पर हल्का फ्लो था, ये पार्टिकल टू फ्लो हल्का सा मूव कर रहा था और इलेक्ट्रॉन का कम एरिया में अपोज कर रहा था, और टेम्परेचर बढ़ जाने पर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा एरिया में, ज्यादा रेंज में अपोजमेंट चालू कर दिया है। इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। कंडक्टर का बोल रहे हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ जाता है। ये रहा रो। ठीक है जी, रेजिस्टेंस आमतौर पर डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर। ठीक है जी, और यूं कंबाइन करने पर ये स्थिति मिलती है, इसे रिमूव करने पर ये स्थिति मिल रही है। अब दिख रहा है कि रो जो है, रेसिस्टिविटी जो है, टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक, ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, इसको हल्का सा ऐसे बना जाए तो लगेगा कि रो बराबर आर ए अपॉन एल मिलेगा हम लोग को, पर ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। रो
न तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, न लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, किसी पे डिपेंड नहीं करा रो। ये मटेरियल की टेंडेंसी है। अब यूं कह सकते हैं कि जिसके लिए रो का वैल्यू बड़ा होगा, जिसके लिए रो का वैल्यू बड़ा होगा, उसके लिए आर का वैल्यू बड़ा होगा। जैसे हम जानते हैं कि सिल्वर के लिए रेसिस्टिविटी का वैल्यू रो कम है, इसे रेजिस्टेंस भी कम है। इसके मुकाबले कॉपर का रेसिस्टिविटी ज्यादा है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। इसके मुकाबले आयरन का या किसी अन्य एलॉय वगैरह का क्या है जी, रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा है, इस रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है जी, हम लोग बंटवारा भी करेंगे कंडक्टिव मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। फिलहाल मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जो इंटरनल टेंडेंसी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल है वो रेसिस्टिविटी है, और जो बाहर से हम समझने पा रहे हैं, पढ़ने पा रहे हैं, वो रेसिस्टेंस है। सेम ऐसे ही जैसे किसी व्यक्ति में ईमानदारी है तो ईमानदार कहलाता है, ठीक है जी। सेम मैनर में किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी जो है, ठीक है जी, उसी की वजह से क्या पढ़ने में आता है, रेसिस्टेंस। मटेरियल की रेसिस्टिविटी की वजह से क्या पढ़ने में आता है, रेसिस्टेंस पढ़ने में आता है। इसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। ये मात्र मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। नेचर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, नेचर पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। नेचर पर और टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, रो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिफर होगा। डिफरेंट मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आता है हम लोग के यहाँ, ठीक ना। रेसिस्टिविटी की और बात कर ली जाए तो आज यहाँ पर, हाँ, यदि लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से, R बराबर रो 1/1, क्या मिलेगा हम लोग को, R बराबर रो, ठीक। जिस मटेरियल का रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या कम होगा, ठीक। इस बात को देख के कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया हो, उसके रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिव मटेरियल is numerically equal to resistance if its length is 1 meter and area is 1 meter square। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो तो ऐसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बराबर ही होता है। यहीं पर आ जाए हम लोग तो यहां पर आ जाए, यहां पर यूनिट निकालना जा रहे हैं रेसिस्टिविटी का। तो आर को मापते हैं किससे, हम लोग ओम से, एरिया को मापते हैं मीटर स्क्वायर से, और लेंथ को मापते हैं किससे, मीटर से। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, यूनिट है रेसिस्टिविटी का।